नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। साथ ही साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे सहयोगी ललित प्रजापति भी जुड़े हैं और बड़ी खबर के लिए चलते हैं ललित के पास। ललित, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और वाकई ये बड़ी खबर है, भोपाल से ये बिग ब्रेकिंग इस वक्त हमें मिल रही है। कोहे-फिजा थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट। क्यों है ये बिग ब्रेकिंग? एक तो राजधानी में भी कोहे-फिजा थाना इलाके जैसा पॉश इलाका, दिन दहाड़े यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नरसिंहगढ़ के शख्स के साथ भोपाल में लूट की वारदात हुई है। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश कर रही है। कोहे-फिजा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही, कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है। कोरोना काल से जूझती हुई पुलिस के लिए कानून व्यवस्था को मेंटेन कर पाना बड़ी चुनौती, और उसी की बानगी है ये तस्वीर। राजधानी के पॉश इलाके में दिन दहाड़े नरसिंहगढ़ के एक शख्स के साथ लूट हो गई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और अब इसी फुटेज के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो कोहे-फिजा थाना इलाके का यह मामला है। राजधानी का कोहे-फिजा थाना इलाका, जहां एक शख्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजी से ये आते हैं और झपट्टा मारकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और अब इसी फुटेज के सहारे पुलिस इनकी तलाश कर रही है। जो पीड़ित है नरसिंहगढ़ से किसी काम से भोपाल आया हुआ था और उसी दौरान उसके साथ लूट की ये वारदात हो गई। कोहे-फिजा पॉश इलाकों में से एक है राजधानी भोपाल के, और वहां पर इस तरीके की घटना। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, कोरोना संकट काल में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और उस दौरान में ऐसी तस्वीरें हैं। वैसे चुनौती चुनाव की भी है, उपचुनाव की चुनौती भी है, और उपचुनाव की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कमरुद्दीन। बिल्कुल, शुक्रिया ललित। अब बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर शेजवार की। जी हां, गौरी शंकर शेजवार ने सिंधिया समर्थकों को सलाह दी है। इशारों में सिंधिया समर्थकों को अनुशासन में रहने की सलाह शेजवार ने दी है। बड़ी खबर, उपचुनाव का रण चल रहा है, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं के साथ समरसता बनाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब पार्टियों में विलय होता है तो जिसका अस्तित्व रहता है तो उसकी विचारधारा और अनुशासन मान्य रहता है। कि जब 2 पार्टियों में विलय होता है और जो पार्टी अस्तित्व में रहती है उसकी विचारधारा और उसका अनुशासन मान्य रहता है। निश्चित रूप से इन्होंने पार्टी की मदद की है तो कहीं ना कहीं ये मंत्री भी बनेंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका नाम भी आएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके अनुशासन को ये लोग अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई मंत्रिमंडल के गठन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अब बात करते हैं उपचुनाव की। जी हां, उपचुनाव से पहले ही हंगामा बरपा हुआ है। जो पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आ रहे हैं, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू के बाद अब बालेंदु शुक्ला ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जी हां, बड़ी खबर, प्रेमचंद गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ला, जो ग्वालियर के बड़े नेता माने जाते हैं। सिंधिया के गढ़ में एक सेंध की तैयारी है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा। प्रेमचंद गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ला की घर वापसी हो गई।
पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। सिंधिया और उनके समर्थक के बीजेपी में आने के बाद गुड्डू बागी हो गए थे। और जब बालेंद्र शुक्ला कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कहा कि बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरी उपयोगिता बीजेपी में अब रह नहीं गई थी, इसलिए वहां पर दम घुट रहा था। में संभव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन सर, किस तरीके की उपयोगिता, मतलब आप क्या आपको लगता था कि आपकी उपयोगिता हो सकती थी और पार्टी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया? राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हमारे संगी साथी थे, उन सबका सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं और सबसे मेरे संबंध अच्छे रहे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उपयोगिता का सवाल है, उसका वहाँ पे बड़ा नितांत अभाव था। उपचुनाव होना है, 16 सीटें वहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी, बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है, इसमें आने वाले दिनों में संभवतः भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कत जाएगी। इधर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और खास तौर से मालवा निमाड़ की 5 सीटों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि 5 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने राइट हैंड विधायक रमेश मेंदोला को सांवेर के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। वह देर रात विधायक रमेश मेंदोला को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और सांवेर से विधायक रहे राजेश सोनकर के घर पहुंच गए और तीनों नेताओं ने सांवेर उपचुनाव को लेकर मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हम सब मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। हमें कितनी बड़ी चुनौती है सांवेर में? देखिए, कोई व्यक्ति चुनौती नहीं। वहाँ अगर कांग्रेस चुनाव लड़ गई तो कांग्रेस की जो चुनौती की, तो चुनौती को इस बार जो कांग्रेस ने जो अपने वादा खिलाफी की जनता के साथ, किसानों कर्जे माफ़ करना, बेरोजगारियों को भत्ता देना, इन सब बातों को लेकर जाएंगे। ये हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, और जिस प्रकार से उनको जिम्मेदारी दी गई है, हम भी कार्यकर्ता के रूप में उस क्षेत्र में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, वहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में जब 22 सीटें, वहाँ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 4 इमली स्थित नरोत्तम मिश्रा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसीलिए मुलाकात हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 4 इमली स्थित आवास निवास पर सीएम शिवराज के पहुंचने से एक बार फिर मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चौथी बार जब से शिवराज सीएम बने हैं, तब से पहली बार सीएम शिवराज किसी मंत्री के बंगले पर पहुंचे। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंद कमरे में चर्चा की और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुलाकात की। वहीं प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी मंथन हुआ। मुलाकात, मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। ठीक है सर, ये टाइमिंग को लेके है कि मंत्रिमंडल का चल रहा है, राज्यसभा का चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, तो ये थोड़े से सवालों के जवाब मिल जाते तो ज़्यादा आसानी हो जाती समझने। अरे हम तो रोज ही मिलते हैं, देखते नहीं रोज कोरोना की समीक्षा होती, तो चर्चा अगर करनी है कई विषयों पे, हम लोग वल्लभ भवन में भी करते हैं। मैं तो सुबह से लेकर देर रात तक वल्लभ भवन में ही रहता हूँ, बाहर निकलने के पहले अभी। लेकिन आज तो नाश्ता करना था इसलिए। और बारिश में गेहूं की बर्बादी को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, किसानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी।
सीएम शिवराज ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गेहूं खरीदी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हम एक्शन में आए। शिवराज ने कहा कि किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। उनसे धान खरीदी नहीं गई। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड 1,26,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, बावजूद इसके कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी खरीदी की। ढंग से बारदानों तक का इंतजाम नहीं था। हमने 100 लाख मीट्रिक टन की तैयारी की आते ही आनन फानन में, और 126 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। निसर्ग आ गया बीच में। कल भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, आज भी सवेरे से जानकारी ली। गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है, लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था, आपने देखा कई जगह लाइनें थी, वो गेहूं ढकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काहे के लिए हूं। और अब बात निसर्ग तूफान की करते हैं। निसर्ग तूफान की वजह से प्रदेश में कई जिलों में किसानों का जो गेहूं था वो भीग गया, लिहाजा जो अन्नदाता हैं वो चिंता में हैं। उन्हें फिक्र सता रही है कि अब उनकी अनाज का क्या होगा। हालांकि आपको बता दें, इस पर प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष सिंह यादव ने खाद्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन सरकार ने अलर्ट को सीरियसली नहीं लिया। प्रदेश जानता था, मौसम विशेषज्ञों ने घोषणा भी की थी कि निसर्ग का तूफान का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों पर प्रभाव होने वाला है। जब किसान की मेहनत मंडियों में पहुंची, खरीद केंद्रों पर पहुंची, और जिस तरह से पानी में भीगा, वो आज पूरा देश और प्रदेश ने देखा है। आज किसानों की मेहनत पानी में बह गई। आज भी बहुत सारे मध्य प्रदेश के और जिले के किसान ऐसे हैं जिनका गेहूं खरीदा नहीं गया है, कभी सर्वर डाउन की वजह से, कभी बारदाने के बहाना बनाकर, कभी दलालों के चक्कर में। और खबर दमोह से, जहां पर कांग्रेस विधायक राहुल सिंह ने पन्ना स्टेट हाईवे पर जाम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दमोह से, जहां पर हाईवे जाम किया गया। कांग्रेस का आरोप था कि वेयर हाउस में जहां किसानों से खरीदा अनाज खुले आसमां के नीचे भीग रहा है, वहीं सड़े चने को लेकर चल रही खींचतान पर अब तक कोई भी फैसला जिला प्रशासन नहीं ले पाया है। और खबर सतना से, जहां पर 24 घंटे में रुक रुक कर लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, लिहाजा किसानों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि उनका गेहूं भीग रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बारिश से गेहूं खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया। तस्वीरें जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर रेवरा फार्म हाउस की हैं, जहां समर्थन मूल्य में खरीदा गया गेहूं खुले आसमां में रखा था। बताया जाता है कि 46,000 क्विंटल गेहूं तेज बारिश में भीग चुका है और सड़ने की कगार पर है। एसडीएम ने माना कि इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई और कार्रवाई की जाएगी। स्टेजिंग के लिए बाकी है, जिसमें काफ़ी गेहूं के नुकसानी होने की संभावना। लोगों को जब से गेहूं खरीदी शुरू हुई थी, तब से ही लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि खरीदी के साथ साथ ही स्टेजिंग का कार्य करिए, लेकिन इन लोगों ने लगातार जो है लापरवाही बरती और ये अकस्मात जो बारिश हुई उससे काफ़ी गेहूं के क्षति की संभावना है। कार्रवाई की जाएगी नहीं, इसका हम लोगों ने अभी पूरा आकलन किया है और पूरा इन लोगों का तो देखा आपने कि मंडियों के हालात क्या हैं। बद इंतजामी के भेंट चढ़ रहे हैं अनाज और किसान परेशान हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे लिए चलते हैं आपको ब्रेकिंग स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी ललित प्रजापति जुड़े हैं। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ ये मामला, बिग ब्रेकिंग कोरोना से बड़ा अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए हैं 100 नए मरीज। कोरोना ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 100 नए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 45 संक्रमण के मामले हैं, नीमच में 38, छतरपुर में 5 मरीज मिले हैं। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देखा जाए
कोरोना संक्रमण का मामले अगर देखे जाएं तो ये पहुंच चुके हैं 9000 के पार। चिंतित कर देने वाला यह आंकड़ा है। 9000 के पार पहुंच चुके हैं संक्रमण के मामले और प्रदेश में अब तक कोरोना के चलते 382 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में भोपाल में बेहतरीन रिकवरी रेट का परिचय दिया था। रिकवरी रेट बहुत बेहतरीन चल रहा था। अभी कुछ दिनों से इंदौर का रिकवरी रेट सुधरा है, लेकिन क्या भोपाल भी रिकवरी रेट को सुधारेगा? ये एक बड़ी चुनौती इसके साथ लगातार बनी हुई है। कोरोना के चलते अब तक 382 लोगों की जान चली गई है और संक्रमण के मामले पूरे प्रदेश में 9000 के पार पहुंच गए हैं। तो प्रदेश में 24 घंटे में 100 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े अनलॉक इंडिया के साथ, चूंकि कोरोना के साथ ही रहना है, यही वजह है कि अब इंडिया अनलॉक हो रहा है, आंकड़े बढ़ेंगे। ये सरकारों ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था और जिम्मेदारी बढ़ेगी लोगों की। लोगों को अपनी जिम्मेदारी, सतर्कता, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। प्रदेश में बढ़ते हुए आंकड़े, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में यहां 100 नए संक्रमण के मामले सामने आए। इनमें से भोपाल में 45, नीमच में 38, छतरपुर में 5 मरीज मिले हैं और इस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण के मामले देखे जाएं तो ये बढ़कर पहुंच जाते हैं 9000 के पार। अब तक 382 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। लेकिन कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। सबसे पहले शुरुआत से ही भोपाल में बेहतर है। इधर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों ने खतरनाक विस्फोटक को डिफ्यूज किया। दरअसल गांव वालों ने जवानों को यह इत्तला दी कि खुली जगह में कुछ संवेदनशील सामान जो विस्फोटक हो सकता है ये पड़ा हुआ है। इसके बाद मौके पर सेना का दस्ता पहुंचा, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड यहां पर पहुंचा और इस बम को विस्फोट कर डिफ्यूज किया गया, निष्क्रिय किया गया, नष्ट किया गया। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गांव वालों की सतर्कता ने इस बड़े हादसे को टाल दिया, बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। दक्षिण कश्मीर का यह पूरा मामला है। अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों ने खतरनाक विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया। गांव वालों की इत्तला पर यहां पर सेना की टीम पहुंची। तो एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया गांव वालों की सतर्कता के चलते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वापस न्यूज रूम का रुख करेंगे। लगातार कमरुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू कमरुद्दीन। शुक्रिया ललित। तो बात करेंगे अब जियो की। जी हां, जियो में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की लाइन लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जियो में निवेश करने के लिए अबू धाबी की एक कंपनी सामने आई है। इस बार अबू धाबी के सरकारी फंड की कंपनी बुमा डाला इन्वेस्टमेंट ने जियो में 9093 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट से मुबाडला इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। बता दें कि जियो में 6 हफ्ते में ये छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ 35 लाख का निवेश हुआ है। इससे पहले KKR, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक ने जियो में निवेश किया है। तो जियो में निवेश करने के लिए बड़े बड़े निवेशक आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब टॉप 10 खबरों के लिए सीधे ले चलते हैं आपको। स्टूडियो में हमारे सहयोगी ललित मौजूद। बिल्कुल, और ग्वालियर की टॉप 10 खबरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें। ग्वालियर के चिनौर थाने को लॉक करने के बाद अब
बनवार गांव में भी 93 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। दरअसल सिपाही मनीष सेन ने लॉकडाउन के दौरान 2 महीने तक बनवार गांव में ही ड्यूटी की थी। भोपाल लौटने पर मनीष कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद चिनौर थाने को क्वारंटाइन किया गया और अब बनवार गांव में भी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर के चलते ग्वालियर चंबल में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 24 घंटे के अंदर 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद ग्वालियर स्टेशन से जल्द ही 5 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। रेलवे प्रशासन ने ग्वालियर से चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर पुणे, ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी, सुशासन एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस के मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। टैक्स न भरने के चलते स्मार्ट सिटी की बसों का संचालन 2 दिन बाद ही रोक दिया गया है। लॉकडाउन खुलने पर ग्वालियर सिटी और दूसरे शहरों के लिए 21 बसों का संचालन 3 जून से शुरू किया गया था, लेकिन इन बसों का टैक्स जमा न होने के चलते परिवहन विभाग ने इनका संचालन रुकवा दिया। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय ने अंचल के 231 परंपरागत और लॉ कॉलेज को इस बार निरीक्षण के बिना ही संबद्धता देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इन कॉलेजों का निरीक्षण नहीं किया गया। ग्वालियर के कृष्ण कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने बाजारों की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 दिन पहले इंदरगंज इलाके में आगजनी में 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यूनिवर्सिटी में संचालित कई कोर्सेज को पढ़ाने के लिए 190 नए शिक्षकों की जरूरत है। हाल ही में राजभवन से मांगी गई जानकारी के आधार पर विश्वविद्यालय ने शिक्षकों की कमी का ब्यौरा तैयार कर राजभवन भेजा है। ग्वालियर के भितरबार थाना इलाके में बदमाशों ने डबरा जा रहे पिता पुत्र के साथ हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर के मोहनपुर गांव में सुमन धानुक नाम की महिला की मौत के मामले में मुरार पुलिस ने पति गजराज धानु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिना लाइसेंस के कफ सिरप परिवहन करने के मामले में जेल में बंद दवा कारोबारी सौरभ जैन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सौरभ जैन को पीएम केयर फंड में 40,000 रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। तो ये था ग्वालियर टॉप 10। ग्वालियर की 10 बड़ी खबरें हमने अपने दर्शकों को तेज अंदाज में बताई। इसके अलावा कमरुद्दीन लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने रहे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। शुक्रिया कमरुद्दीन आपका। इसी के साथ मध्य प्रदेश की इस वक्त के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।